अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, वक्फ बिल फिर से बाहर आने वाला है। ये कुछ वक्त के लिए अंडरग्राउंड हुआ था, यानी जेपीसी में गया था, लेकिन अब ये फिर से भारत की संसद यानी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने की तैयारी में है। और माना जा रहा है कि बुधवार को ये लोकसभा या राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया जाने वाला है। क्या है इस वक्फ बिल में और जेपीसी ने क्या पाया, आज इस पर खुली चर्चा आयोजित करते हैं। बहनों भाइयों, वक्फ बिल एक बार फिर से इस देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन में होते ही जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसा क्लेम किया गया कि उनकी सबकी बात इसमें सम्मिलित की गई। उसके बाद जेपीसी ने अपना प्रपोजल लोकसभा अध्यक्ष को भेज दिया। जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर एनडीए और यूपीए में बड़ा इंडिया अलायंस में बड़ा मतभेद है। 14 से ज्यादा संशोधन जो एनडीए पक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सुझाए या उन्हें मुफीद लगे, उनको उन्होंने सम्मिलित कर दिया। लेकिन अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने संशोधन पर प्रस्ताव सुझाए, उनको नहीं लिया गया। ऐसा ड्राफ्ट के हवाले से संसदीय कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाए थे। लेकिन अब ये बहनों भाइयों बिल तैयार है फाइनल एक्शन के लिए, और अब ये संसद में पेश होने की तैयारी में है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन उत्तर प्रदेश के सांसद जगदंबिका पाल हैं, और 6 महीने तक ये कमेटी भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ, विभिन्न अल्पसंख्यकों के अलग अलग संप्रदाय के लोगों के साथ मिलकर इन्होंने एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की। विपक्ष का आरोप है कि अधिकांश स्टेक होल्डर जिनको मीटिंग में बुलाया गया वो डमी थे या सरकार प्रायोजित थे। लेकिन सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिनसे बात हुई वो सार्थक, बेहतर और एक स्टेक होल्डर्स के नाते सबके पक्ष लिए गए हैं। बहनों भाइयों, 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा की जमीनें वक्फ बोर्ड के पास हैं, जो भारत के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। और इनकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में, $बिलियन इनका वैल्यूएशन है। ये मुसलमानों की ज़मीन है जो अल्लाह के वास्ते छोड़ी गई है, जो अल्लाह के नाम पर दान करके लोगों ने अपनी को ज़मीन दे दी ताकि समाज के काम आए, गरीबों के काम आए, मजलूमों के काम आए, यतीमों के काम आए। तो क्या वाकई में इस ज़मीनों का, इन प्रॉपर्टीज़ का यतीम, मजलूम, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेवाओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वक्फ बोर्ड में बैठे भूमाफियाओं ने इसको जकड़ रखा है? बहनों भाइयों, रिफॉर्म की ज़रूरत सब जगह होती है, संशोधन की ज़रूरत सब जगह होती है। भारत के संविधान में भी तमाम संशोधन हुए हैं। वक्त और ज़रूरत के हिसाब से हमारी सोच, हमारा दायरा, ये सब बदलता रहता है। हम इस बारे में बेहतर सोच पाते हैं कि किसी चीज़ को रिफाइंड करते हुए उन्हें कैसे बेहतर किया जाए। तो क्या वाकई में ये सही वक्त है कि हम वक्फ कानून को पूरी तरह से बदल दें, उसके ढांचे को बदल दें, उसके मौजूदा स्वरूप में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएं? और इससे क्या हम उन यतीम, मजलूम, गरीब, बेवा औरतों को, बेबस, लाचार माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को सहायता कर पाएंगे? आखिर ये लैंड मैनेजमेंट वक्फ बोर्ड प्रॉपर क्यों नहीं कर पा रहे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों जो वक्फ बोर्ड हैं, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड 90% पर है और शिया वक्फ बोर्ड की ज़्यादा हैसियत नहीं है, उनकी ज़्यादा औकात नहीं है, वो महज 10% में। लेकिन बहनों भाइयों, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है कि ये गलत हाथों में है, ये दलालों के हाथ में, ये भ्रष्टों के हाथ में है और ये भूमाफियाओं के कंट्रोल में है। अधिकांश पावरफुल लोगों ने सत्ता के साथ नज़दीकियां बनाकर कौम के नाम पर लूटपाट की है, डकैती की है, चोरी की है, बेईमानी की है, नीचतापूर्ण हरकतें की हैं, और इसके लिए उन्हें दोजख मिलेगा, नरक मिलेगा। और ऐसे लोगों को, मुसलमान कम्युनिटी को भी चिन्हित करना चाहिए कि जिन्होंने कौम की संवेदना का इस्तेमाल करके गरीबों के हक को लूट लिया है। ऐसे लुटेरों को बेनकाब किया जाना चाहिए। यह तो वास्तविकता की बात है कि आप चले जाएं लखनऊ में, गाजीपुर में, बनारस में, प्रयागराज में, मेरठ में, बरेली में, कहीं आप चले जाएं,
वक्फ के नाम पर इन भूमाफियाओं ने जिस तरह से ज़मीनें कब्जाई हैं, जिस तरह से बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए हैं और आज भी उसका किराया खा रहे हैं, बदले में वक्फ बोर्ड को मैं 100 रुपये 200 रुपये दे रहे हैं। लंबी लंबी अवधि की लीज कराए बड़े बड़े बंगलों में लखनऊ में भी लोग बैठे हुए हैं। क्या ये मुसलमान नहीं है? बहनों भाइयों, इनका कोई ईमान नहीं है जो ऐसा काम करते हैं। ऐसे लोगों को मुसलमान कहलाने का भी हक नहीं है। आज ईद का मुबारक दिन है। मैं आप सबसे इल्तिजा करूंगा, आप सब अपनी दुआओं में ये बात करें कि ऐसे लोग बेनकाब होना चाहिए जो मुसलमानों की, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की ज़मीनों पर कब्जा किए बैठे हुए हैं। न उनका उम्रा कबूल होगा, न उनका हज कबूल होगा, न उनकी नमाजें कबूल होंगी। ऐसे लोग गैर इस्लामिक कृत्य में लिप्त हैं। लेकिन ऐसा कह के मैं उस वक्फ बोर्ड के कानून को डिफेंड नहीं कर रहा है। उसमें भी सरकार की इंटेंशन सामने आनी चाहिए कि सरकार की वास्तविक नीयत क्या है। क्या मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ का सरकार वास्तव में उसकी देखभाल और उसके मैनेजमेंट को सिस्टमैटिक करना चाहती है, भूमाफियाओं के चंगुल से निकालना चाहती है, या फिर गवर्नमेंट का इरादा उन्हीं जैसा है जो लोग पीछे कर रहे हैं, या गवर्नमेंट का हक इस कम्युनिटी को सप्रेस करना है? क्या चाहती है सरकार? इरादे क्या हैं? दरअसल जब से बीजेपी की सरकार आई है, मुसलमानों के हक को लेकर अगर कोई बात होती है, मुसलमानों को लेकर कोई बात होती है, तो पूरा का पूरा एक समाज बड़ा सशंकित हो जाता है। उसको डाउट्स क्रिएट होते हैं, और डाउट्स क्रिएट होने की वजह बीजेपी का पास्ट, उसकी हिस्ट्री और मुसलमानों को लेकर उनके विचार हैं जो इस डाउट को क्रिएट करते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, 2 तारीख को अगर ये बिल पेश होता है, एक इसमें पॉलिटिकल इक्वेशंस भी हमें देखने पड़ेंगे। ये इक्वेशंस किसके होंगे? ये इक्वेशन होंगे नीतीश कुमार के। ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। ये पता चलेगा चंद्रबाबू नायडू, जो मुसलमानों का वोट लेकर आंध्र प्रदेश में सत्ता में लौटे हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं, क्या वो वक्फ बोर्ड के वक्फ कानून को जो लोकसभा में पेश होगा, संसद में पेश होगा, उसका समर्थन करेंगे या खिलाफत करेंगे? बहनों भाइयों, बीजेपी कोई काम ऐसे नहीं करती। वो कभी नहीं चाहेगी कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार उनसे इस स्टेज पर नाराज़ हों, क्योंकि सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है। लेकिन बीजेपी बिना बात किए इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर ये बिल आता है तो हो सकता है कि ये कोई मार्ग चुने, या हो सकता है इनको सेफ एग्जिट का रास्ता दे दिया जाए, वोटिंग ना करें, ये भी हो सकता है, अब्सटेन कर जाएं। एनीथिंग पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, राजनीति में कुछ भी संभव है, ताकि उधर वो अपने वोट बैंक को भी रोक पाएं और इधर बीजेपी की मदद भी हो जाए। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये रिफॉर्म है या फिर सरकार इसको किसी और मकसद से लेके आ रही। कुछ स्टेटमेंट, फिर आज की डिबेट। अब रिपोर्ट अप्रूव हो गई है, उसके आधार पे अमेंडेड बिल आएगा। तो ये जिस तरह से एक पूरे रमजान महीने को सियासत का अखाड़ा बना दिया, ये इतना पवित्र होता है कि इसमें कभी जाने जाने में गलतियां हैं तो लोग रोज़ा रख के अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। और इस रमज़ान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदें ले ली जाएंगी, खानकाह ले ली जाएंगी, कि कहीं किसी भी अमेंडमेंट में न खानकाह जाएगी, न मस्जिद जाएगी, न कब्रिस्तान जाएगा। फिर भी अगर देश को गुमराह करना तो बदअमनी फैलाना चाहते हैं या देश में अस्थिरता डालना चाहते हैं। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बना रहे आप पार्लियामेंट में? और कोर्ट को, चलो कोर्ट तो है, एज अ गवर्नमेंट आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है? और आप ये बोल रहे कि इसमें किसी को नुकसान नहीं होने। नुकसान आप जो बना, अगर लॉ बनेगा तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा। और ऐसा लॉ बना रहे।
अगर ये अधिनियम लोकसभा में पेश होता है और कानून की शक्ल इस्तेमाल करता है तो बहनों भाइयों, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रबंधन का जो पूरा फार्मूला है उसमें ज़बरदस्त बदलाव भी आएंगे। वैसे बीजेपी जो ठानती है वो करती है। 3 तलाक वाला मुद्दा इसका उदाहरण है। लाख विरोध के बावजूद उन्होंने उसे लागू किया, थोड़े बदलाव करके लागू किया, लेकिन लागू किया। ऐसा मेरा मत है और ऐसा मेरा मानना है कि वक्फ बिल आज नहीं तो कल ये आएगा ही आएगा, चाहे नीतीश कुमार को पटा कर आए, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू को समझा कर आए, आएगा जरूर। बदलाव के साथ आएगा जरूर। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीलू रंजन बहुत ही जाने माने पत्रकार, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं, SM अशरफ मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत जाने माने विद्वान, मतीन खान प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया, धन्यवाद हीरो वाजपेयी जी। कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये बिल अब आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है कि आप अपने सहयोगियों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं? आपको बाकी देश की चिंता नहीं, आपको मुसलमानों की बड़ी फिक्र है। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत में जो आपने इंट्रो रखा उसी में जवाब दिया है। हर चीज़ को एक रिफॉर्म की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी पुराना मामला है, इसको भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। जिस पर्पज के लिए ये बना था वो पर्पज पूरा नहीं हो रहा है। एक आम मुसलमान को इससे लाभ नहीं हो रहा। कुछ चंद ठेकेदार हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है, वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पे कब्जा किए हैं, और जिस तरह से वक्फ का दुरुपयोग हो रहा है, सरकार उसको सुधार के लिए बिल ला रही है। और ये मुझे लगता है हर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लाना भी चाहिए। और इस तरह की, जैसा कि कानून है, कानून का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये देश सेकुलर है, तमाम सारे कानून जो सब पे लागू होते हैं वो सब पे लागू होने चाहिए, और एक बराबरी का दायरा होना चाहिए जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, पहले एक कमेटी बनी, उससे पता लगा कि बहुत कम पैसा आ रहा है, 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए और 100 करोड़ के आसपास की आमदनी हो रही है। तो मुझे लगता है कि सुधार के लिए समय की जरूरत है और हर सरकार को ऐसी तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए। वक्फ एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, उससे बहुत बड़े वर्ग का भला होना चाहिए, ना कि कुछ चंद लोगों का। सरकार ये बिल लेकर आ रही है और मुझे लगता है कि तमाम लोग इस बिल के समर्थन में खड़े होंगे और ये बिल संसद से पास भी होगा। तो ये भलाई की शुरुआत आप अपने घर से क्यों नहीं करते हैं? पिछले 8 सालों से एक दागी व्यक्ति जफर फारूकी, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, जो नसीमुद्दीन के कार्य नहीं, मायावती के कार्यकाल से अब तक कंटिन्यू है, पॉलिटिकल आदमी है। आपकी क्या मजबूरी है कि जो आप फारूकी को कंधे में लेके दौड़ रहे हैं? भलाई की शुरुआत उसको हटाकर करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मजबूरी नहीं है ऐसी कि किसी को ढोए। चीजें हैं, वो वक्फ बिल के उससे फारूकी से कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है वक्फ बिल आएगा, तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तमाम ऐसे फारूकी और तमाम लोग जो इसके पीछे हैं वो दरकिनार हो जाएंगे। एक आम जनमानस, आम मुसलमान इस बिल के खिलाफ नहीं है। लोगों को भरमाया जा रहा है और भरमाने की कोशिश मुझे लगता है नाकाम होगी। बिल पास होगा, जब चीजें सामने आएंगी तो वही जनमानस खुश हुआ कि उनके नाम पर उनके ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने कितनी लूटपाट की है। वो ठेकेदार तो आपके यहाँ बैठा है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? ब्रजेश जी, आप चाहते हैं तो कार्रवाई होगी। मुझे लगता है जिसका भी नाम आप अपने चैनल पे कार्रवाई के लिए लेते हैं उस पर कार्रवाई होने लगती है। मैं आप पर इतना भरोसा करता हूं कि किसी पर कार्रवाई करानी होती है तो मैं, जब आप डिबेट में आते हैं तब नाम लेता हूं, क्योंकि आप ये इंश्योर करते हो कि एक्शन हो जाए। मैं भी आप पे बहुत भरोसा करता हूं। ऑल राइट, शुक्रिया आपका। मैं भी आप पे बहुत भरोसा करता हूं कि जो नाम आपने उठाया है उस पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा आता है आपके साथ डिबेट करके। मैं आपके दोस्त कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं। क्या वक्फ बिल में जो प्रस्तुत होने जा रहा है ये सुधार के लिए रिफॉर्म है या फिर ये अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के खिलाफ है? आपकी पार्टी कर्नल साहब क्या मानती है? बहुत अच्छी चर्चा की शुरुआत की हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता साथी ने। उन्होंने कहा कि आपके चैनल पे जो आवाज उठती है उस पे कार्रवाई हो जाती है, तो शीशे को घुमा के दिखा देता हूं। फर्रुखाबाद में कमालगंज एक जगह है, मेन सड़क पे 7-8 बीघा की जमीन है, रामलीला कमेटी के नाम पे उस पे कब्जा किया हुआ है।
सरकारी बंजर पे और गेट बंद करके पूरे शहर के सामने कंस्ट्रक्शन चला है। हजारों आदमी ये सुन ले आपके माध्यम से, और हीरो वाजपेयी जी चीफ सेक्रेटरी को भी जाके बता दें, उस पे कब्जा नहीं छुड़वा पा रही है और आप वक्फ बोर्ड की जमीनें खाली करा रहे हैं। उनकी भी तो बात करिए, जो रामलीला कमेटी के नाम पे और मंदिर के नाम पे शहरों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और अब मैं आता हूं सवाल पे जो ब्रजेश जी ने उठाया है। ये लोग चाहते हैं कि उसमें से जो साहेब हैं वो हट जाएं और डीएम एसपी अंदर आ जाएं, क्योंकि 100 करोड़ मिल रहा है जबकि 12,000 करोड़ तक के मिलने की गुंजाइश है। जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पैरामीटर्स को चेंज किया है, वैसे ही वक्फ बोर्ड पे घुसने का रास्ता है, ताकि ये 2-2.5 लाख करोड़ एकड़ जमीन पे भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यवस्था बनाए। उसी तरीके की व्यवस्था जैसे रेलवे की जमीनों में होटल और रेस्टोरेंट बना रही है और कैंटोनमेंट बोर्ड खत्म करके आर्मी की जमीनों पे कब्जे के लिए रास्ता बना रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भू माफिया है और इस बिल के मार्फत हम इसे इस तरह भी तो मान सकते हैं कि ये बिल देर से आया हुआ सुधार का एक बेहतरीन कदम है। हो सकता है कि हम जुफर फारूकी जैसे लोग या शिया वक्फ बोर्ड में बैठे लोग जो टेंटेड, दागी, भ्रष्ट, लुटेरे, माफिया, बहुत निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, जो मुसलमान गरीब बेवाओं का, यतीमों का खून पी रहे हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाए। आपको तो आगे आना चाहिए। मैं पूरी तरीके से आपके साथ सहमत हूं ब्रजेश जी, आपने बहुत मार्मिक और बहुत सटीक और सीधी बात रखी है। समस्या सिर्फ एक है, जो सौगातें मोदी के नाम पे ईद के दिन वक्फ बोर्ड की चर्चा करा रहे हो, तो योगी जी आज किसी भी जगह ना इफ्तार में गए हो, ना ईद की किसी को बधाई देने गए हो। अब वो मुसलमानों के खैर मध्यम करेंगे, वो खाम ख्वाह खैर ख्वाह बनेंगे। कम से कम आदमी तो देख लीजिए कि आपके पास कोई एविडेंस है कि ये गलत इरादे के साथ आए हैं या फिर ये एक राजनीतिक आरोप है? और आपकी पार्टी के अध्यक्ष को मैंने सुना, उन्होंने कहा खुला विरोध होगा संसद के भीतर। स्पष्ट हम इस बिल के खिलाफ हैं और मैं आपने जो सवाल उठाया उसका भी जवाब दे देता हूं। इस देश के जनमानस ने डीडी राज्यसभा और डीडी लोकसभा पे ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने किसी भी अमेंडमेंट को जो ड्राफ्ट बिल लोकसभा के पटल पे रखा था उसमें शामिल नहीं किया, और जब हल्ला मचा तो उन्होंने बोला ठीक है हम शामिल कर लेते हैं और सूजा लेके पीछे नथी कर देते हैं। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए कि जब अमेंडमेंट पे वहां पे ग्लास शुक्रिया। और पत्थर मैं आपके विचारों को आगे दूसरे चरण में स्थान दूंगा। मैं सुधा मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। मैडम, आपकी पार्टी का क्या मत है कि ये सुधार की दिशा में बढ़ाया हुआ देरी से लेकिन एक कदम है, ताकि हम वक्फ प्रॉपर्टीज को ठीक तरीके से प्रबंधित कर पाएं, या फिर आप ये मानती हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की कोई साजिश? ब्रजेश जी, सबसे पहले पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भाजपा का जो सोचने का तरीका है, जॉन एलिया लिखते हैं कहीं पे कि एक ही तो हवस रही है हमें, अपनी हालात को तबाह किया जाए। ये एक्चुअल में काम नहीं करते हैं। और अगर सच में रिफॉर्म करना है, सब तो कौन किसको तबाह कर रहा है? मुसलमान खुद को कर रहा है? नहीं, ये शेर यहाँ कैसे फिट हुआ? भाजपा के लोग, मैंने कहा भाजपा के लोग करते क्या हैं, उस पे मैंने कहा था कि वो हालात को तबाह करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे भाई ने कहा कि रमजान का महीना, और जगदम्बा पाल जी ने कहा कि रमजान का इतना पाक महीना। अरे रमजान का पाक महीना था तो पाक इरादे से चीजों को ले लेते। जो आपने जेपीसी बनाई थी, जितनी बातें की गई थी उसको मानते, उनकी बात मैं सुनते। टोकना नहीं चाहता जी, लेकिन जगदम्बिका पाल का ओरिजिन कहाँ से है और वो आए कहाँ से हैं? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का हर एक दर्शक जानता है। मैं उस पे आऊंगी बात में। वाजपेयी जी के बारे में खुली बात भी बता सकते हैं। मैं उसकी बात पूरी करूंगी भी आगे, पहले इसकी बात कर लेती हूँ। उद्देश्य आपने बताया क्या चाहते हैं लोग। ये लोग अगर सच वही चाहते हैं जो आपने ट्रेनिंग देके जगदम्बिका पाल को बीजेपी में भेजा। अगर वो ट्रेनिंग देके गए होते तो शायद ऐसा काम नहीं कर रहे होते। वो सच में देश के बारे में सोचते, ऐसा नहीं कर रहे होते। वो सुनते उस बात को कम से कम। और जो आपने कहा कि क्या साजिश है या सच में रिफॉर्म है, अगर रिफॉर्म करना है तो मैं जैसे चाहूंगी कि रिफॉर्म पहले अपने घर में हो जाए। ऐसे 5 मंदिर हैं जिसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, रिफॉर्म कराइए ना। हम चाहते हैं उस मंदिर में जाना।
करे रिफॉर्म। अरे और हिंदुओं दूसरी के बात- सब मंदिर तो आप हाँ, लोग कब्जा किए हैं, आप अरे मतलब ठीक है, सरकारें ठीक है, किसी सुन की तो। भी रही हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं अपने अधिकार को लेकर बात करूंगी। अगर रिफॉर्म करना है तो स्त्रियों का प्रवेश उन मंदिरों में दिलाया जाए, रिफॉर्म शुरू करिए ना। मतलब मैं कुछ भी अच्छा काम करूंगी अपने घर से शुरुआत करूंगी। मुसलमानों को पहले कर नहीं, दें तो कोई नहीं, दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, सुन तो Minorities लीजिए। first in नहीं, India। यही तो ये प्रॉब्लम है। बीजेपी का मोटो है। ज्यादातर महिलाएं, जैसे ladies first, ना ना, तो कहते हैं साहब minorities, तो अब उसी बात पे मुसलमान first। आप इसी की बात पे, महिलाएं बहुत ज्यादा हैं हिंदू धर्म में। हाँ। दीजिए ना हमें अधिकार, हम चाहते हैं, हमें देख के शायद वो पर रिफॉर्म आप मुझे करें। कोई एविडेंस देकर ये बताइए ना कि जी। बीजेपी की नीयत खराब है। नीयत खराब है, मैं बताती हूँ मैं How? आपको। अगर नीयत खराब नहीं होती, क्यों किसी के धर्म में किसी और धर्म के लोगों को आपको एंट्री देनी है? क्यों उनके धर्म के जो अपने नियम है, धार्मिक जो स्वतंत्रता होती है वो हमारी अपनी होती है। धार्यते इति धर्म, मेरा हो, आपका हो, किसी और का हो, उसके धर्म के जो नियम है उसके अनुरूप काम करिए ना। आप करिए, उस पर किसने मना किया है? और जहां तक जमीनों की बात है, छोटी सी बात ब्रजेश जी, आपने कहा ना कि हीरो जी हैं तो शायद ये काम हो जाए। जानकीपुरम लखनऊ का इलाका है, अरे। डिवाइडर के बीच में, बता दूं मैं, ये बहुत हीरो जरूरी है। वाजपेयी ना हो गए नहीं, समस्या नहीं, समाधान बहुत जरूरी है, सेंटर। बहुत आप जरूरी क्षमा है। करो, ऐसा ना नहीं, करो क्षमा उन्हें, नहीं, सुन लीजिए, कि बेचारे कल सुन को लीजिए, पार्टी सुन लीजिए, प्रतिबंध ना, लगा ना, दे। ना, कहाँ जाते हो डिबेट में? सड़क के बीचों बीच डिवाइडर के बीच Thank you, में madam। भाजपा का कार्यालय है, हीरो वाजपेयी जी। सबको कितनी उम्मीदें 4 हैं हीरो नंबर वाजपेयी चौराहे से? पे, सुन लीजिए पूरी बात, मैं जो जमीन अधिग्रहण की बात होती है, मैडम, complete करें, please, 10 सड़क के सेकंड। बीचों बीच में भाजपा का कार्यालय है, पुलिस चौकी के सामने। हीरो भैया प्लीज देखिएगा जरूर। ओके, जमीन नीलू की बात रंजन करें। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या वाकई में 2 अप्रैल को ये बिल संसद में प्रस्तुत होने जा रहा है, और अगर होने जा रहा है तो इसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, और जिसका जिक्र अभी हमारे तीनों पैनलिस्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्टीज़ के हैं उन जो प्रस्तुत किया, क्या उनके तर्कों से सहमत हुआ जा सकता है। दूसरा उनसे सवाल ये होगा कि क्या ये देर से आया हुआ एक उचित निर्णय है या फिर मुसलमानों के पर कतरने की कोशिश। नीलू रंजन जी बोलिए। नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से एक वक्त की ज़रूरत है, और हम अभी यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन केरल में जिस गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई थी और वहाँ के लोग अपनी ज़मीन नहीं बेच पा रहे हैं, ऐसी स्थिति कर्नाटक में भी आई है, तमिलनाडु में भी आई है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? क्योंकि जो 2013 में संशोधन हुआ और 1995 में संशोधन हुआ इसमें, उसमें साफ कह दिया गया कि वक्फ का जो फैसला होगा उसको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती तो आखिर न्याय मिलेगा कहां? मतलब सिर्फ उन्हीं के पास कैसे रहेगा? अब वो पूरा का पूरा गांव जो है, और इसलिए आप आज देखेंगे कि ईसाई समुदाय जो है वो केरला जो है कैथोलिक आर्च बिशप काउंसिल जो है उसने इस बिल के समर्थन में बयान जारी किया है और सभी एमपी से मांग की है कि वो इसके पक्ष में मतदान करें। और आपको ध्यान होगा कि केरल में जो 22% 20% वहाँ पे ईसाई आबादी है और वो कांग्रेस का वोट बैंक है, और वहाँ जो है वो 21 में से 20 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के हैं, वो अगले साल चुनाव भी वहाँ है। तो इस ढंग की मांगे उठ रही हैं, उसमें संशोधन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि लोग अपने अपने ढंग से अपना वो स्टैंड लेते हैं, पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं, तो उसमें ठीक है, राजनीतिक दलों का काम है स्टैंड लेते रहें, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि उसमें संशोधन की जरूरत नहीं है। और वक्फ बोर्ड का कोई भी फैसला हो वो अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके उसे, ये कम से कम संविधान के ये वाला खिलाफ है, क्लाज मुझे संविधान पता के चला किसी है भी कि हटा रहे हैं। मैं अनुच्छेद आपको का पढ़ रूप के नहीं हो सुनाता हूँ। सकता है। जेपीसी ने वक्फ जमीनों को एक तरफा घोषित करने के अधिकार हटाने की सिफारिश की, यानी आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये सिफारिश का एक मुख्य पहलू है जिसका सर्वाधिक विरोध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी भी जमीन को कोई वक्फ का घोषित कर दिया और आप अदालत में भी नहीं आ सकते हो तो आखिर न्याय मिलेगा कहां? अगर संविधान मतलब कोई भी फैसला संसद लेती है तो उसको चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में। पर मुझे बताइए कि धार्मिक जमीनों के विवाद में क्या संसद को और सरकार को बोलना चाहिए? नहीं, संसद और सरकार तो सिर्फ कानून बना रही है, उसमें जो भी बोर्ड बन रहा है उसमें धर्म के लोग भी रहेंगे, उसमें प्रशासन के लोग भी रहेंगे और तमाम चीजें। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो उसमें नहीं रहेंगे। ये कहा गया है कि स्कॉलर तक उसमें, जो जेपीसी ने संशोधन सुझाए हैं जो ओरिजिनल बिल में,
उसमें डाला है कि जेपी उसमें जो बोर्ड बनेगा उसमें स्कॉलर होंगे, विद्वान होंगे इसके मुस्लिम धर्म के। और दूसरा कि उसमें जो कलेक्टर की बात की जा रही थी, कलेक्टर होगा उसमें, वो कहा गया कि कलेक्टर नहीं होगा, कोई सेक्रेटरी लेवल का, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी जो है वो राज्य दे। और अगर बोर्ड राज्य दे रहा है, राज्य है, तो राज्य में तो कांग्रेस की भी सरकारें हैं, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, विपक्ष की तमिलनाडु में है, बाकी जगह भी है। तो क्या वहां पे जो बनेगा उसमें जो अधिकारी होंगे, ये एक सेंट्रलाइज्ड कानून होगा फिर या राज्यों की विधानसभा में इसे पास कराना होगा? जो मुझे लगता है कि ये सेंट्रलाइज जो कानून होगा, ये राज्य सरकारों की विधानसभाओं में इस पे मुहर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जब संविधान संशोधन मैं दूसरे चरण में आपके बाकी तो विचारों को सम्मिलित ये करूंगा। कानून बना था, उसी में सिर्फ संशोधन की जरूरत। शुक्रिया सर। मैं मतीन खान को इनवाइट करता हूं, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। मतीन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये सुधार की कोशिश है, रिफॉर्म है, या फिर ये मानते हैं कि ये अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है। और दूसरी बात, जगदम्बिका पाल ने हमारे सबसे बड़े मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर हैं, उनको झूठा कहा। शर्म आना चाहिए उनको, जो जेपीसी के अध्यक्ष होकर के एक बड़े मौलाना के बारे में ऐसे अपशब्द कह रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। और बुनियादी बात देखिए, ये जिस तरह से ये यहाँ पर जो हालात पेश किए जा रहे हैं, वक्त को एक गुंडा, एक माफिया और एक वो करके, देखिए वक्त की प्रॉपर्टीज को समझने की जरूरत है ब्रजेश भाई। वक्त दो तरह आप के मेरी होते किसी हैं। बात से शायद आहत हुए, इसलिए गुंडा माफिया वाली बात आप रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ वक्फ के नाम पर क्या हो रहा है आप बेहतर जानते हैं, और अगर आप स्वयं कबूलेंगे नहीं तो मैं नाम के साथ बताऊंगा। आप जानते हैं, मुझे पता सब है। नहीं, और आप भी सहमत हैं कि वो लुटेरे कौन है? ये जो सरकार में बैठे हुए भाजपा के लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि वो गुंडा है, मतलब वक्त को गुंडा कह रहे हैं या इस तरह से, मैं कह रहा हूँ कि सर वक्त आप समझ लीजिए ब्रजेश भाई, थोड़ा मुझे वक्त दे दीजिए कि इसको समझने की जरूरत है कि वक्त क्या आप जुफर फारूकी जैसे लोगों के पक्ष में खड़े हैं? क्या आप जुफर फारूकी का बचाव कर रहे हैं? मैं फारूकी का बचाव आप नहीं कर रहा हूं। एक्सपोज कर दीजिए मैं कह रहा हूं उसको। वो सबसे बड़ा माफिया है, उसको गिरफ्तार करें। मतलब वो माफिया, वक्फ बोर्ड तो थोड़ी ना माफिया है। एक आदमी को माफिया बता करके आप पूरे वक्फ बोर्ड को जो है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो केवल उसको इंगित कर रहा हूँ। एक आपके पुराने दोस्त जो डिबेट में आते थे, जिनका नाम आजकल आप लेते हैं, मैं कह रहा हूँ जफर फारूकी माफिया है, उसको बंद करो, जेल में बंद करो। दूसरा वाला कौन है? दूसरा वाला जो आपका दोस्त था, वसीम रिजवी था। कौन? वसीम रिजवी, जो नाम बदल दिया है शायद, कुछ भाग रहा है आजकल। कुछ नाम बदला है लोगों को जेल में भेजना चाहिए। हीरो वाजपेयी की पार्टी उनको समर्थन करती है, इसीलिए उनको जेल नहीं भेजती है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि वो जितेंद्र नारायण सेंगर हो गए, अब नाम बदल दिया है। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए प्लीज। देखिए, जिस तरह से वक्फ, पूरे वक्फ बोर्ड को जो है माफिया करार देने की सरकार की जो नाकाम कोशिश है, वो ये है कि वक्फ दो तरह के होते हैं, एक अलल खैर होता है और एक अलल औलाद होता है। अलल औलाद वो वक्त होता है जिसने घर, मकान, प्रॉपर्टी ये तुम्हें अपने फैमिली के नाम वक्त कर दिया कि साहब ये हमारे बाद हमारे बच्चों का। मतीन भाई, आप क्या चाहते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी दें। मैं यही तो क्लैरिटी कह रहा हूँ। क्या होता है ब्रजेश भाई, समझने की कोशिश करिए, मुझे थोड़ा सा आज वक्त दे दीजिए। मैं बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि एक माफिया बना के जो पेश किया जा रहा है उसको क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इस तरह की 20% प्रॉपर्टीज होंगी जो वक्फ अलल औलाद होंगी, जिसमें उनके अपने बच्चे, उनके बच्चों को ये मुंतकिल होती जाएंगी प्रॉपर्टीज। और 80% वो प्रॉपर्टीज है जिन पे कब्रिस्तान है, जो मस्जिदें हैं, जो खानकाएं हैं, जो दरगाहें हैं, जो इबादत गाहें हैं, ये 80% के करीब वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। सरकार उस पर जाबिराना कब्जा चाहती है। ये सरकार की आपको ये भी अच्छा चलो, मैं कोई आमदनी नहीं हो रही है। आप खुद एक बार मुझसे बता रहे थे कि ज्यादा कुछ मत देखिए, हजरतगंज वाली मुख्य रास्ता देख लीजिए, महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज का मुख्य बाजार, आपको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे माफिया के कब्जे का विकृत चेहरा दिखेगा। ये राजधानी है, इसके अलावा कब्रिस्तान भी तो लखनऊ में बहुत से हैं। आप इनको इंगित क्यों नहीं कर रहे हैं? जो ये मुख्य मैं कह रहा हूँ इनको इंगित कर रहे हैं, इनके जो मुतवल्लियान है, इनके जो मुतवल्ली, भाई आप क्या वो मुसलमान कहलाने के लायक हैं?
नहीं, बिल्कुल जो लोग क्या गलत उनका हैं, उम्रा वो कबूल होना चाहिए? जो गलत क्या हैं, उनका उनको हज जो कबूल है होना गलत चाहिए? कहा जाएगा, उनको क्या उनकी चोर को नमाजें चोरी कबूल कहा होनी जाएगा, चाहिए? साहूकार नहीं कहा जाएगा। आप कहिए कि वो दोजख में जाएंगे। बचाव की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बोलिए कि वो दोजख में जाएंगे। माफिया कहा जा रहा है, इसका विरोध कर रहा हूँ। ऑल राइट, मैं आपके दोस्त एसएम अशरफ को आमंत्रित करता हूं। अशरफ साहब शुक्रिया, थोड़ा आप रोशनी डालें कि ये जो बिल आने वाला है, आप इसके मुतालिक क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रस्तावना में आपने मुसलमानों के पहलू से वो सारे सवालात जो उनकी बेहतरी, फलाही, बहबूदी के लिए थे वो आपने उठाए। अब लेकिन सवाल आपने उठाए जरूर हैं, क्या इस बिल में ऐसी कोई चीज आ रही जिससे वहां हल मिल रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे वहां पे हल निकल के आ रहा हो। सरकार की मंशा ही इसके अंदर डिफरेंट है। अभी जगदम्बिका पाल साहब आप क्या बोल रहे थे, आप उस आदमी को देखिए कि 80 से लेकर 2009 तक जो आदमी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कोई दरगाह, कोई आस्थाना, कोई मजार, कोई खानका जहां जाके गिरते थे, वो मुसलमानों के वोट से ही अब तक सत्ता में और एक दिन के मुख्यमंत्री भी इनको जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ रहने का। आज ये 2014 में जब बदले हुए हालात के बाद इनकी भाषा आप देख रहे हैं, ये कह रहे रमजान में मुसलमान झूठ बोलता है। अरे झूठ तो आप बोलते हो। 30 साल तक आज जो आपका बना है बीजेपी में, वो इस बुनियाद पे बना कि प्लेटफॉर्म मुसलमानों की बुनियाद पे आपको मिला। अब रहा सवाल कि अभी जो नीलू रंजन साहब है, इनको ये भी बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पाल साहब का जो बस्ती वाला घर है ना, सड़क पे नमाज करवाते थे वो, अब पाल साहब भूल गए होंगे। अरे नहीं, पत्रकार महोदय को सुनिए, ये जो पत्रकार महोदय ये भी बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि साहब कोर्ट में आप जो है कोर्ट में जा ही नहीं सकते। पहली बात तो मैं इनसे सख्त एतराज करता हूं कि वक्त ट्रिब्यूनल क्या है? हर जगह ट्रिब्यूनल है कि नहीं है? ट्रिब्यूनल के फैसले पे कतई तौर पर रिवीजन है। आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि सवाल ये है कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मौखिक वक्फ है। जो चीज मौखिक वक्फ है, कल आप डीएम को राइट देते हैं और डीएम उसको इंक्वायरी करने के बाद बताता है कि साहब ये जमीन जो है सरकार की है, कौन उसको तय करेगा? तो मुद्दा इस बात का है कि जब एक वहां पे सर्वे कमिश्नर होता था, वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देता था, उसके बाद फाइनली वो गजट होती थी। तो आज ये चेंज करने की जरूरत क्यों है? ये एक जो है कॉकस बन चुका है जिसमें कुछ पत्रकार, नीलू रंजन जैसे लोग और कुछ चैनल, उसमें आपको मैं शामिल नहीं करता, जो एजेंडे के तहत इसमें बहस करा रहे हैं। जहां तक सवाल बिल का है, मुझे लगता है कि बिल अच्छा, बिल्कुल पास हो इसकी जाएगा। आड़ में कुछ लोग बदमाशियां भी कर रहे हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा था। अरे क्या आप उनकी लेट मी फिनिश सरकार की जस्ट वेट मंशा- अशरफ साहब, ऐसा क्या जी। उतावलापन है? मैं जी। चाहता हूं आप उनकी कड़ी मजम्मत करें, उनको बेइज्जत करें, उनको एक्सपोज करें। हम उनकी शुरू से मजम्मत करते हैं और कड़ा विरोध उनका करते हैं, लेकिन क्या ये बिल ला रहे हैं जफर फारूकी को सही करने के लिए? आप ला रहे हैं? ये जफर फारूकी आपका बैठाया हुआ बंदा है। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में लिख के देता है कि मस्जिद में जैसे चाहे समझौता कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जो आदमी कहता है वो हमको कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए अपनी मस्जिद। भाई कोई तो आप उस खूबी आदमी होगी को लाने कि वाला कौन है? मायावती, अखिलेश उसको यादव, लाने वाला- हम योगी मायावती, जी, अखिलेश की बात क्यों फिर करें? योगी जी, बीजेपी उसको चेयरमैन बनाए, कुछ तो होगा रिवार्ड उसमें, किया उस आदमी को। कोई तो बीजेपी क्वालिटी ने उस होगी। आदमी को रिवार्ड किया, तो बीजेपी को आप क्यों नहीं जिम्मेदार मानते? मानता हूं, मैं तो कह रहा हूं, सबका नाम लेके कह रहा हूं, तो कितनी जब आप गवर्नमेंट नाम में लेके होता है। बोलते हैं, तो क्या ये बिल जफर फारूकी के लिए आ रहा है? ये बिल मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए आ रहा है, हिंदू Thank you, मिजाजी sir. को ये बताने के लिए आ रहा है कि देखिए हम आपका बड़ा अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। और जहां तक बिल का सवाल है, आप मान के चलिए, बिल तो मैं जानता हूं दोनों में इसकी भी मजम्मत आपको करनी चाहिए कि ये जो भू माफिया सक्रिय हैं, मैं पूरी डिबेट जफर फारूकी के लिए बैठा हूं क्या? ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों के दुश्मन वो हैं। सारी यतीमों बातें की ठीक है, जमीनें अलग से कब्जा डिबेट करने करें, वाले जफर फारूकी पापी देखिए, हैं, जफर फारूकी का मैं ऑपरेशन करता गैर हूं, नहीं इस्लामिक करता। हैं, वो मुसलमान कहलाने लायक नहीं है, उनका आप ईमान नहीं है। जफर फारूकी पे अलग से डिबेट कराइए, फिर अपने व्यूज में रखता हूं। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे बिल के डिबेट बारे में बात सम्मिलित हो करूंगा। चुके हैं। वीरेंद्र जी, मुझे स्वागत एक जगह आपका। लाके बांधिए नहीं। बताइए कि अब ये नया वक्फ बिल आने जा रहा है, क्या ये रिफॉर्म के लिए है या फिर ये मुसलमानों को ठीक करने के लिए, उन्हें टाइट करने के लिए? वीरेंद्र सिंह जी। ब्रजेश जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, चूंकि ईद का दिन है और भाईचारे का दिन है। होली की तरह ही ये ईद का त्यौहार होता है, गले मिलकर दुश्मनों से भी लोग गले मिलते हैं अपने। लेकिन चूंकि ऐसे वक्त में ये मामला गरमाया है, जो कहा जाए तो मुसलमानों को एक तरफ तो सरकार ने ईद की बड़ी गिफ्ट दी है कई 32 लाख घरों में, और दूसरी ओर आज ये वक्फ बिल को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं, 1-2 दिन में वो आने वाला है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे जब कोई कुम्हार ऊपर से घड़े को पीटता रहता है और नीचे से हाथ लगाए रहता है
कि ईदी भी बांटो, ऊपर से पीटते भी रहो। तो ये उसी तरह का मामला हो गया है। भारत में जो वक्फ है, वो जमीनें हैं, वो इस उद्देश्य से दी गई थी, नेक उद्देश्य था उसके पीछे, नेक काम करने के लिए। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग थे उनके अंदर इतनी उदारता थी कि वो इस्लाम के एक बंदोबस्त उन्होंने बनाया और उस बंदोबस्त में समाज की भलाई के लिए अपनी ज़मीनें दान की। लेकिन अब आज उन्हीं दान वाली ज़मीनों पर बिल आ रहा है। क्यों? क्योंकि लूट खसोट भी बहुत हुई और कुछ लोगों को सबक भी सिखाना है। इस बिल के पीछे आप कई सारे उद्देश्य देख सकते हैं, लेकिन सियासत है, उसकी अपनी कहानी है जी। वो घाव भरने नहीं देती, नमक छिड़कने के लिए बैठी रहती है, वो अपना निशाना साध रही है। ये निशाना अगर आप देखिए तो गरीब मुसलमानों पर नहीं है, ये उन मुसलमानों पर है जो नेता है, ठेकेदार हैं, वह बोर्डों में बैठे हैं, सुन्नी में, शिया में, और ज़मीनों का मुआवजा खाते हैं, किराया खाते हैं, कब्जा खाते हैं और करोड़पति शहरों की ज़मीनों से बने बैठे हैं। आपने नाम लिया जी। जब शहरों में, हिंदुस्तान में ज़मीन की कीमतें जैसे जैसे बढ़ी आज़ादी के बाद से, उन पर कब्जा होने शुरू हो गए। जो चालाक लोग थे वो बोर्डों में घुस आए। जुफर फारूकी उसका उदाहरण है। आज उनके बारे में चर्चा होती है कि तुर्की और इस्तांबुल में उन्होंने तमाम सारी संपत्तियां खरीदी हैं, लेकिन इतनी बहस के बावजूद आज तक उनका पासपोर्ट ना तो जब्त हुआ ना तो चेक किया गया। जुफर फारूकी के पास इतनी अकूत संपत्ति कहाँ से आ गई? 20 सालों से जो सुन्नी बोर्ड के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष है। जो काम परोपकार के लिए अल्लाह के नाम पर शुरू किया गया था, उस परोपकार को धन पैदा करने का साधन बना लिया, मनमाना इस्तेमाल होने लगा। और ये इसका इस्तेमाल 1995 का जो वक्फ बोर्ड एक्ट है, जो इन बोर्डों को असीमित ताकत देता है, उसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया और आज इसीलिए बहस हो रही है। ब्रजेश जी, एक बात उठती है कि जब हिंदुओं की जमीन को नजूल में घोषित किया जा सकता है, तो वक्फ बोर्ड की कुछ जमीनों को सरकार के कंट्रोल में या कानून के कंट्रोल में क्यों नहीं लाया जा सकता? कोई भी धार्मिक ट्रस्ट हो, वो कमाई का साधन तो है नहीं जी, वो समाज के हित के लिए बना है। तो जो नया एक्ट है, अगर जमीन का विवाद का निपटारा वो अदालत के माध्यम से कहता है करो, तो इसमें बहुत सारे गरीब मुसलमानों को फायदा भी होगा, क्योंकि वो दबंगों से लड़ नहीं पा रहे, बोर्ड के अध्यक्षों से लड़ नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1,15,000 वक्फ है संपत्तियां, और ये बात अलग है कि वक्फ बोर्ड में महिला शामिल हो, पुरुष शामिल हो, कैसे कौन हो, ये सब अलग सिस्टम है, इस पर ज्यादा विरोध नहीं करना है। लेकिन मुतवल्ली बनाने के नाम पर मुसलमानों के, गरीबों की जमीन पर कब्जा, शोषण, ये बहुत पुरानी कहानी है और इस कहानी से बाहर आना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये किसी को चिढ़ाने के लिए है या किसी को परेशान करने के लिए है, लेकिन आपने जो बात कही कि समय के साथ हर कानून में तब्दीली आवश्यक है और वक्फ बोर्डों में भी अगर सुधार किया जाए तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब काम वक्फ नहीं करेगा बोर्ड कि वही जमीन आवंटित करे, वही जांच करे, वही तय करे कि कौन होगा, और वहां तक जिसकी पहुंच नहीं है वो छटपटाता रहे। बोर्ड में आप मेंबरों को मिलाकर चेयरमैन बन जाइए, सरकारें मजबूर हो जाती हैं, उनको हटा नहीं पाती हैं और वो 5 साल तक मौज करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, जुफर फारूकी हैं। तो भाजपा में वैसे एक नारा चल रहा है कि जय भीम जय मीम, तो अब ये बोर्ड की कुछ संपत्ति को इधर अब कब्जे में, सरकारी कंट्रोल में लाकर बहुत सारे मैसेज ये देना चाहते हैं। अब दे, वो सरकार के अधिकार में है, लेकिन कानून जब बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, हर चीज़ बुरी नहीं होगी, क्योंकि ये जो अध्यक्ष और जो लोग
भाई जमीन आवंटित कर दो, दुकानें बेच लो, किराया खाओ और करोड़ों अरबों रुपया बनाओ। जिसकी जमीन है, जिसके परिवार में कोई नहीं है, मुतवल्ली तक नहीं बनाते उनको लोगों को। बड़ी सारी कहानियां हैं, लेकिन कंक्लूड बस करें प्लीज। इतना ही कहूंगा कि आपको जिस नाम से जाना जाता है, जिस धर्म से, जिस ईमान से, उसकी अहमियत को समझना होगा। समाज का नेता आपको इसलिए नहीं बनाया गया कि आप उस पद का दुरुपयोग करें और गरीबों की जमीन को लूटें। सुनिएगा कि वक्फ करता रहा वो हसरतों को अपनी इलाही तेरे नाम से, और खुद को रूबरू करवाता है वो सबके सामने अल्लाह के बंदे के नाम से। और बात, नाम तो एक पहचान है, बंदा जाना जाता है अपने काम से, और सब अल्लाह का करम है, वरना कौन जानता है तुझे तेरे नाम से। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी ओपिनियन, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी मुसलमानों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अगर आप ऐसा कोई धार्मिक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं जहां ज़मीनों का प्रबंध करना है, ईसाइयों के लिए भी बनाइए सर, उनके पास तो बेशुमार दौलत है, बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, और जितनी भी प्राइम लोकेशंस हैं देश की वो सब ईसाइयों के हवाले हैं। उनको लेकर भी आप कोई कानून बनाइए, हिंदुओं को लेकर बनाइए, कुछ बौद्धों के लिए भी बनाइए, फिर मुसलमानों के लिए भी बनाइए। तो सभी धर्मों के लिए एक आप एक समान कानून क्यों नहीं लाते हैं, वन नेशन वन लॉ की तरह? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जो भी कानून बन रहा है, आपने आज तमाम और विषय उठा दिए, इन पर भी बनेगा। और मुझे लगता है मैं उस डिबेट में नहीं रहा हूँगा जब आपने कहा होगा कि वक्त पे कानून बनना चाहिए और सरकार ने उसको हाथों हाथ ले लिया। देखिए, कानून बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि आप खुद मानते हैं कि बहुत ही अव्यवस्थित रूप से वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और वक्फ की संपत्तियों से जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ ठेकेदार, कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग तरह तरह से अपने जुगाड़ से उस पर काबिज हैं। आम मुसलमान को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारें बनती हैं जनता के वोट से, और मुझे ये नहीं लगता कि सरकार पूरे 100% वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे लगता है कि जनता की जो भी जरूरत है, या जहां कहीं भी कानून में खामियां हैं, हमने 1000 के लगभग पुराने कानून खत्म भी किए हैं जिनकी जरूरत नहीं रह गई थी, और जिनमें अमेंडमेंट की जरूरत है उनमें अमेंडमेंट हो रहा है, और संविधान में सैकड़ों संशोधन हो चुके हैं। तो वक्त में भी संशोधन हो रहा है। मुझे लगा कि इसकी पूरी चीजें सामने आएंगी तो मुझे इस देश को लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, हमारी पीढ़ियों को खराब करने वाले अंग्रेज इस देश पे आए, रूल किया, अत्याचार किया, वापस चले गए। वो ईसाई यहाँ छोड़ गए सर, क्रिश्चियंस, और उनके पास इतनी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी इतनी अखूत दौलत, और इस शहर के और इस देश के और इस प्रदेश प्रांत के विभिन्न इलाकों में जो बेशुमार बेशकीमती ज़मीनें हैं वो सब ईसाइयों के कब्जे में। आप कहेंगे तो मैं हज़रतगंज वाला जो मुख्य राजधानी मार्ग है उस पर पता है आपको 6 बड़े बड़े चर्च हैं, और कोई भी चर्च 10 एकड़ से कम का नहीं है, और आपका मंदिर सिर्फ 100 फीट में है हनुमान जी का, और एक इंक्रोचमेंट करके बनाई गई मस्जिद, बाकी उसी रोड पे 6 बड़े गिरजाघर हैं सर। ये तो चले गए वापस, इनकी ज़मीनें इनके पास कब्जे में, ईसाइयों से भी वापस लीजिए सर। मैं तो ब्रजेश जी, मैं मानता हूं कि आप जो मुझे कहते हैं ये बात आप सीधे सरकार को कहते हो, सरकारें आपकी बात बहुत ध्यान से सुनती हैं, और करोड़ों दर्शक आपके जो आपके पीछे आपके खड़े रहते हैं। मुझे लगता है आपकी इस बात से भी मुझे लगता है कि कोई नया संशोधन और भी आएगा, और ये मुराद भी पूरी होगी कि हिंदुस्तान में सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, किसी को भी गलत तरीके से लाभ नहीं मिलना चाहिए। उस समाज के लाभ को समाज के चंद ठेकेदार ना एंजॉय कर सके, उस दिशा में जो आपकी ये पहल है बहुत अच्छी, मैं भी आपका समर्थन करता हूं। ठीक, यानी ईसाइयों से ज़मीनें ली जाएं। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने जायज़ बात, जिन्होंने हमारे पुरखों पर अत्याचार किया, इस देश की संपदा लूटा, उनसे ज़मीनें वापस ली जाएं। अब वो वक्त आ गया। कर्नल शरद शरण, क्या आप भी इस बात की वकालत करते हैं कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, इन सब की ज़मीनों के लिए एक नियम होने चाहिए, एक लॉ होने चाहिए? जो लोग एक चुनाव पूरे देश में कराने की बात करते हैं, वो एक मोहल्ले का चुनाव 4 चरण में कराते हैं ब्रजेश जी। बोलने के और कहने के
पूरी दुनिया इनको देखती है। हाँ, ईसाइयों की आपने बात कही तो अच्छा याद दिलाया, आपको खुद जानकारी होगी, मैं ये जानता हूँ कि एंग्लो इंडियन एमएलसी की वैकेंसियां भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी खत्म कर चुकी है, तो ईसाइयों को भी लाइन पे लगा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ईसाइयों की तरफ इनका ध्यान नहीं गया है। कुछ तथ्यात्मक बातें आपकी इस डिबेट में गलत कोट की गई हैं, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा आपकी अनुमति से। हालांकि देश के गृह मंत्री ने भी मीडिया को और देश के जनमानस को पिछले 3 दिन में बिल्कुल सर मुझे बताओ कि अंग्रेज वापस चले गए तो क्रिश्चियंस के पास इस देश में इतनी प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए, जबकि उनकी आबादी 0.1% भी नहीं है। अफगानिस्तान में जब बुद्ध की मूर्ति टूटती है तो हमको दर्द होता है ना, फिर हम वो राणा सांगा और औरंगजेब पे चले जाएंगे। अंग्रेज सर चले गए सामने अत्याचार किया है अंग्रेजों ने सर, हमारी तो 2 पुस्तक पहले याद है सर। उनके पास बताइए इतनी प्रॉपर्टीज, हमारे दुश्मनों के पास इतनी प्रॉपर्टीज, और वो सब चले गए इंग्लैंड वापस। हमारी जमीनें कन्वर्टेड लोगों ने कब्जा कर रखी हैं। मैं सहमत हूँ, बस मेरा सवाल यही कि अपने नाती पोते छोड़ के गए यहाँ पे, वो अगर वो जमीनें नागरिक हैं, सरकार को मिल जाए तो पता है, नागरिक हैं, आपको पता है मुख्यमंत्री आवास के सामने हेलीकॉप्टर तक उतरने की जगह नहीं है, किराए पे सरकार ने ईसाइयों से ले रखा है। मुख्यमंत्री आवास के नाम से आपने अभिषेक प्रकाश की याद दिला दी मुझे। वैसे आप मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक तथ्यात्मक बात अभिषेक प्रकाश इज मोस्ट करप्ट आईएएस ऑफिसर इन यूपी कैडर, वो डिबेटेबल भी नहीं है। बहुत तारीफ, मोस्ट करप्ट ऑफिसर एंड ही शुड बी पनिश्ड लाइक एनीथिंग। मेरी कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है, आप इस पे आओ। एक तथ्य को करेक्ट करना चाहूंगा। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 83/9 के तहत अगर आप उनके आदेश से सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील करते हैं। ईसाइयों का क्या करना है, लेना नहीं लेना है, छोड़ देना इनको। ये जी बहुत जरूरी है। अभी नीनू जी ने ये बात कही, मैं ईसाइयों वाला क्या करना है जो इनके पास चर्चों की इतनी प्रॉपर्टी। जो नीनू जी ने जो बात कही मैं उसको करेक्ट सब भाग रहे हैं। ईसाइयों पे कोई नहीं बोलना चाहता, वो मेरे पर ठेल के चले गए, बोल नहीं रहे। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। जी, वक्फ एक्ट में प्रावधान है हाई कोर्ट में जाने का 1995। सर थैंक यू सर, इस चरण में समय कम है, कृपया सहयोग करें। सुधा मिश्रा जी, क्या पूरे देश में सभी धर्मों के लिए उनकी जमीनों को प्रबंधित करने के लिए एक कानून की जरूरत है? ब्रजेश जी, मैं पूछना चाहूंगी कि सब कुछ मसलों को छोड़ के क्या धर्म पे बात करने की जरूरत है अभी? दौर तो उसी का है मैम। क्यों? जब जो विचार होता है ना उसी का समय होता है। ये विचार है, समय उसी का है। हाँ, ये समय विचार का नहीं है, उस विचार का। वो विचार जानबूझ के। तो क्या ईसाइयों के पास इतनी जमीन हमारी रहनी चाहिए जिन्होंने हमारे पुरखों को मारा, पीटा, हत्याएं की, उनकी इस देश पर कुशासन किया, परेशान किया, लूट लिया इस देश को? बचपन में क्या उनके वंशजों के पास जमीन होनी चाहिए? उसी का उत्तर दे रही हूँ। कोई क्रिस्टोफर है यहाँ पे, दिखा आपको? सब कन्वर्टेड वाले क्रिस्टोफर है यहाँ पे। बता रही हूँ, हम बचपन में पढ़ते थे सतसैया के दोहरा। दुख होता है मुझे हीरो वाजपेयी के लिए, जब वो गुजरते हैं और अतिक्रमण किए हुए मंदिर पर पूजा करते हैं बेचारे। नहीं, मुझे दुख होता है जब वो 30 एकड़ का देखते हैं कि चर्च बना है और 10 लोग भी नहीं है। आज आप बहुत तकलीफ देख रहे हैं हीरो जी को। मुझे दुख होता है हीरो वाजपेयी के लिए। जो तकलीफ दे रहे हैं उनका बेचारे खड़े होने को उनको स्थान नहीं मिलती हजरतगंज में हनुमान मंदिर पे। उनको दुख होता है जब देखते हैं वो कि 35 एकड़ में एक चर्च बना हुआ है। उस बात की तकलीफ छोड़ दीजिए। आज आपने उनकी पीड़ा समझो, उनकी जो व्यक्तिगत पीड़ा है। आपने जब ईसाइयों की बात की, बेचारे का नाम भी वहीं से लिया गया है। उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी, उनको बार बार परेशान मत करिए। लेकिन मैं दूसरी बात पे आती हूँ, व्यक्तिगत में किसी पे आक्षेप नहीं करूंगी। आज थोड़ा सहयोग करें। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि बचपन में एक था ना कि सतसैया के दोहरा जो नाभिक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। आज आप गंभीर घाव कर रहे हैं, और गंभीर घाव ये है। मैं अपने भाई के लिए फिक्रमंद हूँ, हीरो वाजपेयी के लिए। जिस चर्चा विचार को, मैं मतीन के लिए भी फिक्रमंद हूँ। इनके पास राजभवन के सामने एक छोटी सी मस्जिद है, वो भी इंक्रोचमेंट करके बनी है। मैं बात पूरी कर लूं। आपने इस सरकार के जो मुद्दे बरगलाए जाते हैं उस पे ऐसा चोट किया है कि इनको जिंदगी भर याद रहेगा। मेरे साथ मौजूद है। सर क्या सभी धर्मों के लिए एक कानून बना है? वैसे ईसाइयों वाला मसला आपको भी सर सालता तो जरूर होगा सर। दिल्ली के जितने भी प्रमुख जगह हैं इन्हीं के कब्जे में है, और आज तक इनका पता नहीं क्या सिस्टम, इनसे कोई कुछ ले नहीं पाया। नहीं, वो अलग है, उस ढंग का विवाद उनका सामने आया नहीं है। और ख़ास तौर पे ईसाइयों पे जो मेन जो आरोप था कि उनके संगठनों को जो विदेश से फंडिंग मिलती थी और गलत ढंग से वो फंड का जो है वो उपयोग करते थे। उनके बहुत सारे आप देखेंगे तो जितने FCRA लाइसेंसेस रद्द हुए हैं विदेशी चंदे को लेकर के, और यहाँ जो कन्वर्जन के लिए उस चंदे का यूज होता था,
उसमें बहुत सारे संगठन ने क्या ईसाइयों के लिए भी हम एक ऐसा कोई रूल लेके आए कि इनके पास जो बेशकीमती जमीनें हैं इनका भी प्रबंधन सरकार के हाथ में हो? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते सर? नहीं, ऐसा है कि अगर उनके पूरे अगर ईसाई धर्म के लोगों का जो संपत्ति है उसके प्रबंधन की जरूरत पड़ेगी तो सरकार ला सकती है। अगर सरकार किसी मंदिर के लिए कानून बना सकते हैं कि मंदिर का प्रबंधन जो है वो सरकारी अधिकारी, क्या कारण है कि ईसाइयों के नाम पर सबकी हवा निकल जाती है सर? क्या इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि हमारी सरकारें डरती हैं? पता नहीं, क्योंकि ईसाई जो देखिए अभी तक जो रहा बीजेपी के खिलाफ ईसाई रहे, लेकिन जो मुझे लगता है कि भाजपा भी कहीं ना कहीं देख रही है कि ईसाई वोट बैंक उनके लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर पे केरल में। कौन सा ईसाई वोट बैंक सर? हीरो वाजपेयी जी एक दिन बता रहे थे 8,000 वोट है ईसाइयों के, वो भी पढ़ते हैं 3,000। उनको मिले ना मिले हीरो वाजपेयी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको हिंदू मुसलमान में। लेकिन सर इनके पास 33 बड़े चर्च हैं। यहाँ नहीं, लेकिन पूर्वोत्तर मेघालय में, नागालैंड में, केरल में वो महत्वपूर्ण वोट बैंक है। जी शुक्रिया सर, थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं चर्चा को थोड़ा समअप करना है। जी मतीन भाई कुछ कह रहे थे आप, आज बड़े मजे ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ ब्रजेश भाई, एक माफिया अगर शहर में एक जो है बाघ आ जाए तो पूरे शहर को आग लगा दो। अरे ईसाइयों वाले पे आपकी क्यों हवा निकल गई? बोर्ड में एक अगर माफिया है, चलो वक्फ बोर्ड को किनारे करो, छोड़ दो वक्फ बोर्ड, बताओ ईसाइयों वाले मुद्दे पे। मैं कह रहा हूँ ये कौन सा तरीका है? मैं इस पे क्यों नहीं बोल रहे हो? माफिया है, एक जुफर फारूकी माफिया है, वसीम रिजवी माफिया है। अरे भाड़ में गया वो जुफर फारूकी, अब आप भागो नहीं। सुनो, ये ईसाइयों का क्या करना है? ये तो चले गए इंग्लैंड, ये जो जमीनें कब्जा हैं इनका क्या होगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। देखा? हाँ बताइए। देखा, आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, हवा निकल गई आपकी ईसाइयों का नाम सुन के, क्रिश्चियंस का नाम सुन के आपके चेहरे की रंगत उड़ गई। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? तो क्या करना है इनका ईसाइयों का? ईसाइयों को इस देश के नागरिक हैं, इस देश में जिस तरह से आपके पास 100 फीट में मस्जिद नहीं है और पता चला कि 12 मुगल बादशाह थे। तो किसी का कोई अगर रईस है, कोई पढ़ा लिखा है, कौन रईस? इंस्टीट्यूशन पार्क खोल रहे हैं, क्रिस्टोफर्स के बाप का क्या रखा है यूपी हजरतगंज में? प्रायोगिक तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी, डेविड का क्या रखा हुआ है? मैलकम का क्या रखा हुआ है यहाँ पे? कोई डेविड शुक्ला मिला? आप तो वो चाह रहे हैं, कोई डेविड वर्मा मिला? हीरो वाजपेयी जी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हीरो वाजपेयी जी ओके ऑल राइट। कर दो दरगाहें, खानकाहें, एसएम अशरफ, थैंक यू सर। खत्म कर दो। अशरफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सभी धर्मों के लिए एक तरह का कानून बने, हमें इस पर विचार करना चाहिए, या फिर सिर्फ मुसलमानों पर ही कानून बनाने में सबकी दिलचस्पी, और ये ईसाइयों वाले पर भी थोड़ा टार्च की रोशनी डालिए। नहीं, सभी धर्मियों के लिए कानून है ना, सब अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजा पद्धति सब अपना कर रहे हैं, सबका अपना कानून है, तो फिर क्या कानून बनाना है? और जहां तक ईसाइयों की आप बात करते हैं, मैं 2% ईसाइयों से ज्यादा 80% हिंदुओं की बात करना चाहता हूँ, जो बेरोजगारी से त्रस्त है, ईसाई नाम जो है नौकरी से त्रस्त है, जो महंगाई से त्रस्त है। कोई बोलने का जोखिम नहीं उठा रहा। 80% की बात कब करेंगे? 2% ईसाई की बहुत ज्यादा आपको चिंता लगी हुई है। 2% ईसाई की चिंता आपको बहुत लगी, 80% हिंदू की बात नहीं करेंगे आप। सर उनकी जमीन, उनके तो कौन दिन आप बात करेंगे कि साहब बड़ी महंगाई हो गई है? पहले ही वाजपेयी और कर्नल शरद शरण, सुधा मिश्रा की पार्टी की सरकारों ने कब्जा कर लिए। हिंदुओं के पास है क्या? अरे तो उनके नौकरी, उनके रोजगार, उनके भत्तों का इंतजाम करिए, उनको अग्निवीर ईसाइयों का कोई कुछ बने ना बने, या सिर्फ हिंदू मुसलमान का बने? ईसाइयों के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो आप? अरे हमको बोलने में यहाँ क्या रखा है डेविड का? सरकार तो अपना काम कर रही है। मैलकम का यहाँ क्या रखा हुआ है? बताओ यहाँ मैलकम का क्या रखा हुआ है? हम 80% हिंदुओं की बात कर रहे हैं साहब। उनको कब नौकरी मिलेगी, कब उन्हें रोजगार मिलेगा, कब वो महंगाई की मार से दूर होंगे, कब चीजें ऐसी होंगी जो उनको लगेगा कि भारत देश हमारा सेकुलर मुल्क है, हम उनकी चिंता कर रहे हैं। थैंक यू सर। आप 2% ईसाई की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। ले लीजिए सर, थैंक यू सर। क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आप सब अतिथियों का बहुत आभार प्रकट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज डिबेट में उठाए गए इन मुद्दों पर आप भी विचार करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।